हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को। इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने में मैंने हर एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, क्योंकि मैंने एक ही बार में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, 45 क्वेश्चंस। पेपर नीट 2020 का बहुत ही सिंपल था। आप जो आगे डिस्कशन जब चलेगा तो आप उसमें देखोगे मुश्किल से 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको आप ढंग के क्वेश्चंस कह सकते हो। एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि जिसके ऑप्शन में डिबेट हो सकती है। अगर वो क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट होता तो डेफिनेटली हम उसके 2 आंसर देते, लेकिन हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना था, इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं वो ये है, A series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is pi by 3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3 between current and the voltage. The power factor of the circuit is, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, These are the 4 options. इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। सोल्यूशन कैसे होगा इसका? फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है सीरीज एलसीआर सर्किट में, tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अगर हमने इसमें से क्या चीज हटाई थी पहले, L इज रिमूव्ड, अगर L को हम रिमूव कर दें तो tan phi इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सी बाई आर, और फाई की वैल्यू उसमें क्वेश्चन में दी हुई है पाई बाई 3। तो ये जो पाई बाई 3 वैल्यू आई, इससे एक्सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, r√3 के बराबर। व्हेन कैपेसिटर इज रिमूव्ड, फेज डिफरेंस इज पाई बाई 3, सो tan पाई बाई 3 इक्वल टू एक्सएल बाई आर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है एक्सएल r√3 के बराबर है। अगर हम इन दोनों रिलेशन को देखें तो हमको क्या पता चलता है कि एक्सएल भी r√3 के बराबर है, एक्सी भी r√3 के बराबर है, यानी एक्सएल इक्वल टू एक्सी है। और सीरीज एलसीआर सर्किट में अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो तो ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। रेजोनेंस की कंडीशन में सीरीज एलसीआर सर्किट में जो Z है, इंपीडेंस है, वो किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर। अब देखते हैं पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos phi इक्वल टू R बाई Z। सीरीज एलसीआर सर्किट में पावर फैक्टर का फॉर्मूला होगा cos phi इक्वल टू R बाई Z, और रेजोनेंस की कंडीशन में Z की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पर R, तो cos phi हो जाएगा R बाई R, यानी cos phi इक्वल टू 1। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड, दैट इज 1। ठीक है, सो आंसर 1 है और करेक्ट ऑप्शन 2 है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A इज हैंगिंग फ्रॉम फिक्स सपोर्ट। द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 व्हेन मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड। द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस इज। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, दीज आर दी ऑप्शंस। देखो उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, कैपिटल L थी, और L1 क्या है, द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 व्हेन मास कैपिटल M इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्री एंड। तो लेंथ में चेंज कितना हो गया, L1 माइनस L के बराबर। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। वैसे करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है, y इक्वल टू एम जी एल अपॉन 1 डेल्टा एल। ये फॉर्मूला हो गया यंग्स मॉडुलस का। y इक्वल टू एम जी कैपिटल एल अपॉन कैपिटल ए L1 माइनस एल। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, जो फॉर्मूला होता है इसमें जस्ट वैल्यू रखनी थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया क्वेश्चन का? इसका आंसर हो गया है एम जी कैपिटल एल अपॉन कैपिटल ए L1 माइनस एल के बराबर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। A long solenoid of 50 centimeter length having 100 turns carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of the solenoid is, mu naught की वैल्यू गिवन है। ऑप्शंस क्या है इसके? These are the 4 options given in the question, और करेक्ट ऑप्शन है इसका फोर्थ, 6.28 into 10 to the power minus 4 टेस्ला के बराबर। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सोलेनॉइड अगर सफिशिएंटली लॉन्ग है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, जिसमें एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज सोलेनॉइड इक्वल टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ध्यान रखना, शॉर्ट सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला नहीं लगता है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अब हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, एन की वैल्यू रखी है हमने 10 अपॉन 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और आई की वैल्यू 2.5। सिंप्लीफाई किया, 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला आंसर आ जाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब ये होता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म अगर हम ए मान लें तो उसमें अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं साइन ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए। विद एंगल ऑफ प्रिज्म ए द emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, then angle of incidence is nearly equal to. ध्यान रखना कि जो स्मॉल प्रिज्म वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी स्मॉल ही लिया जाता है, ठीक है। तो इसके चार ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन 1 है 2a अपॉन म्यू, ऑप्शन 2 म्यू a, 3 है म्यू a बाई 2 और 4 है a बाई 2 म्यू। करेक्ट ऑप्शन है सेकंड म्यू a। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है, हालांकि ये थिन प्रिज्म है, लेकिन हमने डायग्राम में थोड़ा साफ साफ दिखने के लिए इसको उतना थिन नहीं बनाया हुआ है। इसमें एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है और पहले सरफेस पे इसका रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन दूसरे सरफेस से विदाउट डेविएशन डायरेक्ट निकल जाती है और कितना एंगल बनाती है, यहाँ पर एंगल बनता है इसका 90 डिग्री के बराबर। इस सरफेस पर जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री। अब मैं इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने एक इसमें नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा सरफेस के साथ में, ठीक है। तो अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म को हम मान लेते हैं ए के बराबर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस ए के बराबर। और नॉर्मल ने जो टोटल एंगल बनाया वो 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पर, ए के बराबर, ठीक है। और जो नीचे वाला जो ए एंगल आया है यहाँ पर, ये कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना है। नॉर्मली एंगल ऑफ इंसिडेंस को सिंबल आई ही यूज़ किया जाता है, तो हम मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें आई, और स्नेल्स लॉ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए। म्यू है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थिन प्रिज्म के लिए जैसे कि मैंने बताया कि ये माना जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल है और एंगल ऑफ प्रिज्म तो स्मॉल है ही, तो साइन आई अप्रॉक्सीमेटली आई लेंगे और साइन ए अप्रॉक्सीमेटली ए के बराबर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यह जाएगा I इक्वल टू म्यू ए। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 क्यूबिक मीटर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है थ्रू आउट, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज, चार ऑप्शन देख लेते हैं। These are the 4 options and obviously fourth option is correct because if potential is constant throughout then electric field will be 0. Solution जरा हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे इसको पेपर पेन का यूज़ करके। अगर हमसे लिखने को कहा जाए तो हम कैसे लिखेंगे। We have a relation between electric field and potential equal to minus dV by dr. ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है रिलेशन की, और मैं बहुत डिटेल में भी नहीं घुसना चाहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मुझे के सोल्यूशन मुझे जल्दी जल्दी बताने हैं। तो इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट तो डी वी 0 होगा, और अगर डी वी 0 होगा तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया 4 करेक्ट, यानी आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। देख लेते हैं क्या ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन है 3, सिंगली आयोनाइज नियॉन एटम। हर एक ऑप्शन को सेपरेटली डिस्कस ना करते हुए मैं डायरेक्ट उस ऑप्शन को डिस्कस करता हूं जो कि करेक्ट है। बोर एटॉमिक मॉडल किसके लिए वैलिड होता है, बोर एटॉमिक मॉडल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे सिस्टम के लिए वैलिड होता है, एक ऐसे एटम के लिए वैलिड होता है। नंबर ऑफ एटम्स नियॉन में कितने होते हैं, 10, और अगर सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाएगा, तब भी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 9। सो सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम विल हैव 9 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट इज नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देयरफॉर बोर एटॉमिक मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इट। तो भाई आंसर हो गया इसका 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Light with an average flux of 20 watt centimeter per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span of 1 minute is। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जरा यूनिट का जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एवरेज फ्लक्स दिया हुआ है इसकी यूनिट है वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिकली ये इंटेंसिटी दी हुई है। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बेसिकली इसको हम एवरेज इंटेंसिटी भी कहते हैं। और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जा रही है, यानी कि सारी की सारी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है। 4 ऑप्शन क्या क्या देख लेते हैं इसके।
दीज आर दी 4 ऑप्शंस, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड 24 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। कैसे आएगा ये, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी इज एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ। अब I इक्वल टू E अपॉन AT भी लिख सकते हो, जिसमें E एनर्जी है और A एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन है। बेसिकली एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड एरिया क्रॉस सेक्शन, और T इसमें टाइम है। इंटेंसिटी क्वेश्चन में कितनी दी है, 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और हमको एनर्जी रिसीव निकालनी है कितने एरिया से, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से। ये जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में जो दिया है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 20 जूल एनर्जी पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे इंसिडेंट होती है। ये जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है क्वेश्चन में गिवन है, ये एनर्जी किस पर इंसिडेंट हो रही है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 20 जूल स्क्वायर होती है, इंसिडेंट होती है, 20 जूल एनर्जी इंसिडेंट होती है 1 सेकंड में, ठीक है। हमको कितने एरिया से निकालनी है, पास होने वाली 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बहुत ही सिंपल है, इसको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये तो इंटेंसिटी इसमें गिवन है, और हमको कैलकुलेट किससे करना है, एनर्जी रिसीव्ड बाय हाउ मच एरिया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, इससे एनर्जी निकल आएगी, तो 20 इंटू एरिया 20 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी रखी हमने, 60 सेकंड्स, क्योंकि उन्होंने 1 मिनट में पूछा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। आंसर इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 24 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 to the power minus 2 nanometer, the potential difference is। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया, जब उसको एक्सेलरेट किया तो वो मूव करना शुरू कर दिया है, एक्सेलरेट हो रहा है। एक मूविंग पार्टिकल के साथ में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अटैच्ड है, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है, तो हमने कितने पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट किया था ये बताना है। दीज आर दी 4 ऑप्शंस एंड करेक्ट ऑप्शन इज 3 10 to the power 4 वोल्ट। आएगा कैसे, देखो इसका इस सोल्यूशन में मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ, और जिस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट यूज करना है उसका मैं डेरिवेशन कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि आप कैसे करेंगे, देखते जाओ जरा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v, देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स k इक्वल टू EV। ये फॉर्मूला याद रखना आप कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हमने पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, EV के बराबर हो जाएगी। एक्सेलरेट किया का मतलब है कि हम ये मान के कर रहे हैं कि इनिशियली वो रेस्ट में था, फिर हमने उसको एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी EV हो जाती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी k के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन कौन सा होता है, P इक्वल टू √2mk, और k की वैल्यू में कितनी रख दूं यहाँ से उठा के, EV के बराबर, तो हो जाएगा √2m EV। तो ये आ गया मोमेंटम। ये मोमेंटम हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/p, इट इज इक्वल टू h/√2m EV, और लैम्डा इक्वल टू 1/√v, और बाकी जो चीज़ें आप इसमें देख रहे हो, m है, e है और h है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इन कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आती है 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन √v। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है ये है लैम्डा इक्वल टू 12.27 10 to the power minus 10 अपॉन √v। और ध्यान रखना यहाँ पर जो मैंने ऊपर कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, वैल्यू ये मीटर में लिखी हुई है ऊपर, आप चाहो तो इसको एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और डायरेक्ट याद रख सकते हो आप इसको। तो अब इस फॉर्मूले को अगर आपको डायरेक्ट याद है, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद है, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। तो इस वाले में ये वैल्यू और सीधे √v, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो v कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद v की जो वैल्यू आती है वो आती है 10 to the power 4 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ याद होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट ये रिलेशन याद होना चाहिए, ध्यान रखना, 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, और अगर मीटर में है तो यहाँ पे 10 to the power -10 कर लेना,
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विद टेम्परेचर टी फॉर कॉपर। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको करेक्ट ग्राफ बताना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिबेटेबल हो सकता था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट कुछ है नहीं। इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको। जो करेक्ट आंसर है वो इसका है सेकंड। ठीक है, सोल्यूशन कैसे बनाएंगे हम इसका? देखो, ये जो फॉर्मूला होता है ना रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, वो होता है रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए, ये जनरल रिलेशन नहीं है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का जो जनरल रिलेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो जनरल रिलेशन होता है, वो जनरल रिलेशन है ये वाला, रो टी इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? जो यहाँ पर अभी प्लॉट होता हुआ आप देख रहे हो, इस तरह का ग्राफ इसमें बनेगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल। व्हाट विल बी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड द इंटेंसिटी इज डबल्ड। 4 ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें करेक्ट ऑप्शन है 0। कैसे आएगा? सोल्यूशन देख लेते हैं। जो आइंस्टीन की इक्वेशन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, वो है एच नी इक्वल टू एच नी नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इनिशियली वो कितनी है? 1.5 वी नॉट के बराबर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 1.5 टाइम्स है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 1.5 टाइम्स है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन तो डेफिनेटली होगा। और व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। तो इंटेंसिटी डबल करने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी कर दी है? हाफ कर दी है। तो अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा? न्यू डैश इक्वल टू न्यू बाई 2 दैट इज 1.5 वी नॉट बाई 2 और ये हो जाएगा 0.75 न्यू नॉट। लेकिन ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई है फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए कोई भी कुछ भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? 0, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज नियरली। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। दीज आर दी 4 ऑप्शंस और करेक्ट ऑप्शन है इसका सेकंड 2.5 एम्पियर। कैसे सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से इसका। RMS IRMS इक्वल टू होता है VRMS बाई Z के बराबर। ये जो सर्किट है ये कौन सा सर्किट है? 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, यानी इसमें केवल कैपेसिटर लगा हुआ है। तो Z की वैल्यू कितनी होगी? XC, यानी 1/ωc के बराबर। तो IRMS में लिखूंगा VRMS अपॉन XC। ठीक है, और ये हो जाएगा VRMS अपॉन 1/ωc। IRMS इक्वल टू VRMS इंटू ωc। हमको बाकी वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको मिलेगा 200 इंटू 2 पाई इंटू 50 इंटू 40 10 टू द पावर -6 सिंप्लीफाई किया 2.5 एम्पियर आ गया। करेक्ट आंसर इज सेकंड। करेक्ट आंसर इज 2.5 एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter is. These are the 4 options. जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है 4 3.66 इंटू 10 टू द पावर -7 रेडियन। कैसे आएगा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है टेलीस्कोप के लिए थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए, जिसमें ए क्या होता है? एपर्चर डायमीटर। थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने और जो डायमीटर है उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी। थीटा कितना जाता है? 3.66 10 टू द पावर -7 और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is. This question is very simple. क्लास 9 में बच्चों को ये क्वेश्चन इस तरह के दिए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इन 4 में से। इसका करेक्ट ऑप्शन है 3rd, यानी 300 मीटर। सोल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3rd काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि हमको इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है और हाइट निकालना है।
कौन सी इक्वेशन यूज़ करना है हमको, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। और जो इस क्वेश्चन में सिचुएशन है उसको एक डायग्राम से भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें एक टावर है, ये टावर से एक बॉल को ड्रॉप किया है, बॉल नीचे आती है, उसकी स्पीड कितनी है, हिट करते समय उसकी वेलोसिटी हो जाती है 80 मीटर पर सेकेंड, और हम ये थर्ड इक्वेशन इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी थी इसकी 80, तो 80 स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 20 स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम 10, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि आप 10 यूज़ कर सकते हो, इंटू एच सिंप्लीफाई करेंगे H300। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स डेंसिटी इज। These are the 4 options given in the questions and correct option is 0.2 kg per cubic meter, यानी कि आंसर 1 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सोल्यूशन देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो होती है PV इक्वल टू nRT। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, वॉल्यूम को मैं लिख देता हूँ मास अपॉन डेंसिटी के बराबर, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स को लिख देते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। ये वाला मास और ये वाला जो मास था, ये दोनों मास कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन किस फॉर्मेट में आ जाएगी, रो इक्वल टू P मॉलिक्यूलर वेट अपॉन RT। ठीक है, इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आप सब्स्टिट्यूट करिए। मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करके आते हैं। जो मॉलिक्यूलर वेट है नॉर्मली हमको CGS यूनिट में पता होता है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करते समय हमको हर चीज़ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके रखनी है, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट को मैं रख रहा हूँ 2 × 10⁻³ kg पर मोल। तो रो इक्वल टू 249 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ ये मॉलिक्यूलर वेट रखा हमने kg में, और ये है 8.3 R की वैल्यू, और टेम्परेचर को भी केल्विन में चेंज करके लिखेंगे 273 + 27। सिंप्लीफाई करने पर इसका आंसर आ जाता है 0.2 kg पर क्यूबिक मीटर, और ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट द हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो चलिए हम 4 ऑप्शंस देख लेते हैं। दीज आर दी 4 ऑप्शंस, और जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है 32 न्यूटन के बराबर। सोल्यूशन देख लेते हैं। जो फॉर्मूला होता है जी का अर्थ के सरफेस पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला gm/r², और अगर सरफेस से h हाइट पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें तो उसका फॉर्मूला आता है gm/r+h का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मास से मल्टीप्लाई करेंगे हम mg, तो सरफेस पर वेट निकल आएगा। मास से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे mg', तो वो h हाइट पे वेट निकल आएगा। और अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो g' इक्वल टू gr²/r+h का होल स्क्वायर, ये रिलेशन हमको मिल जाता है। मास से भी मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो हो जाएगा mg' इक्वल टू mg r²/r+h का होल स्क्वायर। अब जो mg' है ये हमको कैलकुलेट करना है। mg क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अर्थ के सरफेस पर कितना था 72, r की वैल्यू r के बराबर है, लेकिन h कितना है r/2। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सिंप्लीफाई करने पर mg' की वैल्यू कितनी आ जाती है 32 न्यूटन के बराबर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए यूरेनियम आइसोटोप 92-235 यूरेनियम इज बॉम्बार्डेड विद ए न्यूट्रॉन, इट जनरेट्स 3689 Kr एंड 3 न्यूट्रॉन्स एंड, यानी कि ये 2 चीज़ें तो हैं, इसके अलावा थर्ड चीज़ हमको बताना है कौन सी और जनरेट होती है। 4 ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है 4। ये एक स्टैंडर्ड सी इक्वेशन है, NCERT की बुक में भी ये गिवन है। देख लेते हैं सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे इसका। तो इसका सोल्यूशन बनाने के लिए हमने इक्वेशन को लिखा, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है न्यूक्लियर इक्वेशन, वो न्यूक्लियर इक्वेशन मैंने लिख ली। ये था यूरेनियम, इस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की गई है, नीचे मास नंबर होता है, सॉरी नीचे चार्ज नंबर होता है या प्रोटॉन नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है, मैंने लिख लिया है। न्यूट्रॉन का जो है चार्ज नंबर कितना है 0 और मास नंबर होता है 1। राइट साइड में जैसा कि इक्वेशन में गिवन था मैंने लिख लिया, एक तो 36 K89 दिया हुआ है, या KR लिख लो इसको, ये है KR, और 3 न्यूट्रॉन्स थे तो वो 3 न्यूट्रॉन्स लिख लिए हैं। और एक चीज़ और इसमें से बाहर आई है, मान लेते हैं, वो क्या है AXB, यानी कि जो प्रोटॉन नंबर है वो है A, और जो मास नंबर है वो कितना है उसका B के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें मास नंबर को कंजर्व करूंगा और चार्ज नंबर को या प्रोटॉन नंबर को कंजर्व करके इनकी A और B की वैल्यूज में निकालता हूं।
तो बैलेंसिंग प्रोटॉन नंबर, तो प्रोटॉन नंबर को अगर हम बैलेंस करें तो न्यूट्रॉन का तो प्रोटॉन नंबर कितना है 0 है, इसमें कितने 92 होंगे। राइट साइड वाली जो इक्वेशन इसमें ये 36 है, न्यूट्रॉन का तो 0 है और इसका कितना है ए, इसको सिंप्लीफाई किया ए कितना आ गया 56 के बराबर। नाउ बैलेंसिंग दी मास नंबर, तो मास नंबर न्यूट्रॉन का कितना है 1 है, इसका 235 है, के आर का 89 है, ये 3 न्यूट्रॉन्स हैं तो इसके लिए हमने 3 लिख दिया और इसका मास नंबर लास्ट का जो कैलकुलेट करना है वो कितना है बी के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पर आ जाता है बी इक्वल टू 144, तो आंसर क्या हो गया इसका 56 144 बी ए, और करेक्ट ऑप्शन है इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, दीज आर दी 4 ऑप्शंस और हम सभी को मालूम है कि इसका आंसर क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में लगाने पर ही डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती है। तो इसलिए मेरे पास इसके सोल्यूशन को कैलकुलेशन करने के लिए कुछ भी है नहीं, तो बस आप याद रख लीजिए कि ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो दीज आर दी 4 ऑप्शंस। इन्होंने पूछा है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कितना होता है, उसका आंसर है पाई रेडियन, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी प्लस फाई, ये जनरल इक्वेशन है। इसको मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को, तो वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा डी प्लस फाई, और वेलोसिटी को भी एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा डी प्लस फाई के बराबर। और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूं, ये वाला जो नेगेटिव साइन है इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाऊं तो मैं इसको लिख लूंगा साइन ओमेगा डी प्लस फाई प्लस पाई के बराबर, जैसा कि यहाँ पर मैंने ये चेंज कर दिया है, पाई और यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का फेज कितना है ओमेगा टी प्लस फाई, और इसका फेज कितना है ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ पाई के बराबर। करेक्ट ऑप्शन हो गया 4th, आंसर है पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetizing field of 1200 ampere meter. The permeability of the material of the rod is mu naught, already given है। These are the 4 options और जो करेक्ट आंसर है इसका वो है 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यानी 4th ऑप्शन इज करेक्ट। सोल्यूशन इसका देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो ससेप्टिबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई एम से। ठीक है, म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी। इनमें आपस में जो रिलेशन होता है जरा मैं वो लिख देता हूँ एक, तो म्यू आर इक्वल टू होता है 1 प्लस काई एम, और अगर आपको रिलेशन म्यू आर में नहीं चाहिए, आपको म्यू नॉट और म्यू में रिलेशन चाहिए, तो वो रिलेशन होता है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। जो ये वाला रिलेशन आया है बाद वाला, इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल में करेंगे, क्योंकि म्यू हमको कैलकुलेट करना है, म्यू नॉट क्वेश्चन में गिवन है और काई एम क्वेश्चन में गिवन है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सिंप्लीफाई किया, और कितना आंसर आ जाता है इसका 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 थ्रू 1 केल्विन R इन द रेशियो। These are the 4 ऑप्शंस। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है 4, 27/8 इज द आंसर। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखो इसमें 2 स्फेयर्स हैं, दोनों कॉपर के बने हुए हैं। ठीक है, 2 सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2। डिफरेंस किसमें, रेडियस में डिफरेंस है, बाकी मटेरियल सेम है, यानी कि S जो हम यूज करते हैं MS डेल्टा T में, वो S सेम है और डेल्टा T भी सेम है। डिफरेंस किसमें आएगा, केवल मास में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो Q1 इक्वल टू M1 S डेल्टा T, दूसरे के लिए Q2 कितना चाहिए हमको, M2 S डेल्टा T के बराबर। Q1 बाई Q2 करेंगे तो M1 बाई M2 आएगा, क्योंकि S और डेल्टा T दोनों के लिए सेम है। मास को क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, और दूसरे वाले का 4/3 पाई R2 क्यूब। डेंसिटी दोनों की बराबर है, क्योंकि सेम मटेरियल कॉपर के बने हुए हैं। और सिंप्लीफाई कर दें तो हमको Q1 बाई Q2 कितना मिल जाता है, R1 बाई R2 का होल क्यूब। अब इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, R1 इक्वल टू 1.5 R2 दिया हुआ है, यानी कि R1 जो है 3/2 R2 के बराबर है। ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की और यहाँ पे आंसर मेरे पास आ गया Q1 बाई Q2 इक्वल टू 27/8। ठीक है, सो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2 bodies of mass 4 kg and 8 kg are tied to the ends of a massless string. ठीक है, the string passes over a pulley which is frictionless. See figure। तो भाई फिगर देख लो। The accelerating system
द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। भाई ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा सिंपल है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पुली ब्लॉक सिस्टम एक्सेलरेशन का, ए इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। ठीक है, 4 ऑप्शंस ये थे और करेक्ट आंसर है इसका सेकंड, करेक्ट ऑप्शन है सेकंड और आंसर है g/5। कैसे आएगा ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कशन में बता ही दिया, ए इक्वल टू m2 माइनस m1 जी अपॉन m1 प्लस m2 फॉर्मूला होता है, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मासेस की, तो 6 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू जी की वैल्यू को हम ले लेते हैं 10। अच्छा, जी की वैल्यू को 10 नहीं, जी को जी रखना है इसमें, तो ए इक्वल टू सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया g/5 एंड आंसर इज g/5, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर स्मॉल d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आप सभी को मालूम है कि स्टैंडर्ड फार्मूला ही इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर मीन फ्री पाथ इज लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 into 10⁻⁹ coulomb meter. The electric potential due to dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle 60 degree with the dipole axis is। 4 ऑप्शन क्या है इसके, these are the 4 options और करेक्ट आंसर इसका 200 वोल्ट। देखो ये क्वेश्चन फिर भी ठीक ठाक है, ठीक है, जेईई मेंस में भी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो हम देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होता है। ये मैंने ले लिया एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट आप एरो से देख रहे हो और जो पॉइंट ए है वहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है। इसको हम रेडियस वेक्टर आर मान लेते हैं। अगर ये डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाता है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। इस क्वेश्चन में ये सारी की सारी वैल्यूज दी हुई हैं। के है 9 × 10⁹ होता है, डाइपोल मोमेंट गिवन है, थीटा हमको गिवन है और आर की वैल्यू भी गिवन है। सिंप्लीफाई करेंगे v इक्वल टू 200 वोल्ट आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ पर ये एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट दिखाया हुआ है। ये मैंने एक रेडियस वेक्टर बना दिया यहाँ पर और जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है वो है ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर निकालना और ये कितना एंगल बनाता है रेडियस वेक्टर डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है और ये है पॉइंट ए। तो यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। आप ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर। दिस इज ऑल्सो ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन हम सब लोगों को पता होती है, एरिया की भी पता होती है। फोर्स अपॉन एरिया की डायमेंशन इजीली निकाल देंगे, स्ट्रेस की आ जाएगी। दीज आर दी 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, थर्ड, ml-1 t-2। सोल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन ml t⁻⁻² अपॉन एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दिया, ये आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻⁻20 जूल। दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल जूल को वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करवा रहे हैं आपसे। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। दीज आर दी 4 ऑप्शंस और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, सेकंड, 0.06। सॉल्व कैसे करेंगे इसको। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जूल को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना है। तो 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 × 10⁻90 से डिवाइड करोगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, 0.06 इज द आंसर। Next, in a guitar, 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz। दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है 6 का, लेकिन किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसकी कम है ये हमको नहीं पता है। When tension in B is slightly decreased, अगर B का टेंशन हमने थोड़ा सा कम किया, the beat frequency increases to 7 Hz। टेंशन कम करते हैं हम B का, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be। तो 4 ऑप्शंस देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, 524 हर्ट्ज। कैसे आएगा आंसर देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे हम इसको। देखो बीट फ्रीक्वेंसी 6 दी हुई है, यानी कि FA-FB 6 है या FB-F6 6 है। इन दोनों में बड़ा कौन है हमको नहीं मालूम, FA बड़ा या FB बड़ा है। तो फिर हम दूसरी कंडीशन यूज़ करते हैं
कि टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज, तो बी के टेंशन को अगर डिक्रीज किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि देखो जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का वो होता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू, वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग अंडर रूट टी अपॉन म्यू, जिसमें टी क्या है? टेंशन है। अगर टेंशन को हमने कम किया, अगर टेंशन को डिक्रीज किया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो अगर आप वेलोसिटी को डिक्रीज करते हो तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली टेंशन डिक्रीज किया, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, तो उससे फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो गई। ये आप याद रखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई और बीट कैसे हो गए? 6 से बढ़ के 7 हो गए। तो कौन सी इक्वेशन सही होनी चाहिए हम चेक कर लेते हैं। तो जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें अगर मैं एफ बी की वैल्यू को कम करूं, एफ ए माइनस एफ बी 6 है, अगर एफ बी को मैंने कम किया तो डिफरेंस बढ़ जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन सही लग रही है। सेकंड इक्वेशन में अगर मैंने एफ बी की वैल्यू को कम किया तो एफ बी को अगर मैं कम करूंगा और एफ ए, ये F6 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये एफ ए है, और एफ ए को सेम रखता हूँ, एफ बी को अगर मैं कम करूँ तो यहाँ पे 6 की जगह और कम होना चाहिए, 5 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है यही सही है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर सही है एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू 6 और एफ ए कितना दिया हुआ है 530, तो एफ ए की वैल्यू हम 530 रख देते हैं, एफ बी उससे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 524 हर्ट्ज के बराबर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो, द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली आर। तो देखो भाई ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल है, ये इसमें डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और 4 ऑप्शंस ये दिए हुए थे, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, 470 ओम एंड टॉलरेंस कितना है 5% के बराबर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एनसीईआरटी की पेज का डायरेक्ट जो टेबल है वही मैंने उठा के यहाँ पे बना दी है, जिससे कि आपको ध्यान आ जाए। ये देखो एनसीईआरटी की बुक की ये टेबल है जिसमें कि सारे कलर कोड और उनके करस्पॉन्डिंग नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पर येलो के करस्पॉन्डिंग क्या होगा 4, वायलेट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 7, और ब्राउन के करस्पॉन्डिंग होगा 10 टू द पावर 1, और गोल्ड की टॉलरेंस लेवल कितनी होती है 5%। ठीक है, ये सब आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 470 प्लस माइनस 5%, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो गया? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ब्रूस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी, दीज आर दी 4 ऑप्शंस। दिस क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सिंपल, लेकिन उतना सिंपल नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ कुछ आपको याद होना चाहिए। ब्रूस्टर्स एंगल के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है? 10 IP इक्वल टू म्यू के बराबर होता है। ठीक है, और म्यू की वैल्यू कैसी होती है? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और tan थीटा 45 डिग्री पर 1 होता है, और 45 से ज़्यादा होने पर फिर ये 1 से बड़ा रहता है। यानी कि 10 IP की वैल्यू अगर हमको मोर देन 1 चाहिए तो IP को 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री पे तो tan phi इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए 90 डिग्री से कम होगा ये। सो म्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर जो रेंज होगी IP के लिए, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी? IB के लिए सॉरी, ग्रेटर देन 45 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। सो ऑप्शन 2 इज बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड। With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30 microfarad. The permittivity of the medium is, easiest questions में से एक है ये। हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस C है, डायलैक्ट्रिक कंप्लीटली फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस KC हो जाता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो K निकल आएगा। These are the 4 ऑप्शंस, और जो करेक्ट ऑप्शन इसका वो है सेकंड। सोल्यूशन देख लेते हैं। C इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन D जब डायलैक्ट्रिक नहीं है, ये 6 माइक्रोफैराड है। C डैश इक्वल टू K A एप्सिलॉन अपॉन D जब डायलैक्ट्रिक है, तो ये कितना है 30 दिया हुआ है, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, K की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इससे, या एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका 2.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 यूनिट, आप खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3 J cap Newton acts on a particle whose position vector is 2 K cap meter, or these are the 4 options. Correct answer is -6 I cap Newton meter. This question is very simple. Just आपको अगर टॉर्क की डेफिनेशन मालूम है, वेक्टर फॉर्म उसकी पता है, तो आप इसका आंसर निकाल देंगे। टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F,
आर पोजीशन वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर इस क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है 2k कैप के बराबर। फोर्स कितना दिया हुआ है 3j कैप के बराबर। 2 × 3 6 हो जाएगा और बचेगा k कैप क्रॉस j कैप। k कैप क्रॉस j कैप करते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट इतना हम सभी को आता है, तो कितना हो जाता है -6i कैप। सो आंसर इज 2। करेक्ट ऑप्शन इज 2, आंसर इज -6i कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balance a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then length of 1 ohm of the resistance wire is. These are the 4 options. And correct answer of this question is 1 × 10⁻⁻1 मीटर। स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन था जिसको आप कह सकते हो कि एक थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे क्वेश्चन का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये गिना जाएगा। इसमें खास बात ये थी कि जो अननोन रेजिस्टेंस है इसमें वो नहीं पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज बैलेंस ए 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। तो राइट गैप का रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, लेफ्ट गैप का नहीं दिया हुआ है, तो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस नहीं पूछा है इन्होंने ये पूछा है लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस वायर, यानी कि 1 ओम जिस वायर का रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ पूछिए, ये ध्यान रखना। तो चलो जरा हम इसका सोल्यूशन समझ लेते हैं कैसे करेंगे हम। तो इसका सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। मीटर ब्रिज जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन है, राइट साइड में 10 ओम का वायर लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में एक अननोन वायर है, और जो बैलेंस पॉइंट है वो बैलेंस पॉइंट इस तरह से मिलता है कि ये तो है L2 और ये है L1। अब जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज की जो वर्किंग होती है, मीटर ब्रिज वर्क करता है व्हीटस्टोन ब्रिज पर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये तो है R और ये है L1, तो मैं लिख सकता हूँ R/L1 इक्वल टू 10/L2 के बराबर। R/L1 इक्वल टू 10/L2। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हमने इसमें लगा दी। तो क्या आता है इससे आएगा R/L1 इक्वल टू 10/L2। इसको हम सिंप्लीफाई कर दें क्योंकि रेशियो दिया हुआ था हमको L1 और L2 का। ये कितना हो जाएगा 10 × 3/2। सिंप्लीफाई करने पर R आ गया 15 ओम। ध्यान दो 15 ओम इसमें नहीं पूछा है, ये अननोन रेजिस्टेंस। अब इसमें जो पूछा है उसको यूज कैलकुलेट करने के लिए यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। लेंथ ऑफ 15 ओम, जो 15 ओम का वायर है उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, तो वो कितनी दी हुई है इसमें देखो क्वेश्चन में 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर की लेंथ की रेजिस्टेंस 15 ओम है। तो लेंथ ऑफ 15 ओम इज 1.5 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ 1 ओम कितनी हो जाएगी, 1 ओम की लेंथ हो जाएगी 1.5 मीटर अपॉन 15 दैट इज 0.1 मीटर। और सिंप्लीफाई करने पर आंसर आ जाएगा इसका 10⁻⁻1 मीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत इजी तो नहीं कह सकते आप, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये मैंने एक ट्रांजिस्टर बना लिया है। इस ट्रांजिस्टर में डायग्राम देख के आप समझ गए होंगे कि जो कलेक्टर रीजन है उसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होती है, एमीटर रीजन की विड्थ उससे कम होती है, और विड्थ ऑफ बेस रीजन इज स्मॉलेस्ट। बेस बहुत थिन होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, थर्ड। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स लिख देता हूँ जो कि आपको याद रखने चाहिए। वी नो दैट एमीटर इज हाईली डोप्ड। डोपिंग किसकी सबसे ज़्यादा होती है, एमीटर की। कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड, बेस इज लाइटली डोप्ड। थिकनेस ऑफ कलेक्टर इज मोस्ट, थिकनेस ऑफ एमीटर इज मॉडरेट, बेस लेयर इज थिन, सबसे थिन होती है। तो इन कॉन्सेप्ट को देख के आप बाकी ऑप्शन भी रूल आउट कर सकते हो, ठीक है। आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। एमीटर बेस हमेशा किस में होते हैं, फॉरवर्ड बाइस्ड में होते हैं, जो मैं ऊपर लिख रहा हूं। और कलेक्टर बेस को कैसा रखा जाता है, रिवर्स बाइस्ड में रखा जाता है। ये मैंने एडिशनल चीज क्यों लिखी है ऊपर, एडिशनल चीज मैंने यहां पर इसलिए लिखी है,
जिससे कि आप जो सेकंड ऑप्शन है ना जरा उसको भी रूल आउट कर पाओ। बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज द रेशियो ऑफ contributions made by electric field and magnetic field components to the intensity of electromagnetic wave is, these are the options। और वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको पढ़ते ही आ जाना चाहिए तुरंत, इसका आंसर है 1:1। कौन सा आंसर ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके सोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर भी कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एवरेज इंटेंसिटी जो है, एवरेज इंटेंसिटी को मैंने लिखा है, यहाँ देखिए एवरेज इंटेंसिटी को मैंने लिखा, ये एवरेज इंटेंसिटी है C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर बाई 2। C स्पीड ऑफ लाइट है आप जानते हो, और E नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मॉडुलस है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के एम्पलीट्यूड का मॉडुलस है, ठीक है। तो ये एवरेज इंटेंसिटी मैंने किसकी फॉर्म में लिखी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की फॉर्म में। और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ इंटेंसिटी वो है C B नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के फॉर्म में। ये दोनों ध्यान रखना, इंटेंसिटी लिखी मैंने, एनर्जी डेंसिटी नहीं लिखी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी लिखा मैंने और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी लिखा एवरेज इंटेंसिटी को। अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा? ये रिलेशन आएगा, बाकी चीज़ें जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगी और कितना बचेगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर अपॉन B नॉट स्क्वायर। अब ये रिलेशन आप सभी को पता है, एक छोटी सी चीज़ आपको सभी को पता है कि C इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो C स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और दूसरी जो चीज़ आपको पता होती है E नॉट अपॉन B नॉट, ये भी कितना होता है? C के बराबर। तो एक ये वाला रिलेशन और एक ये वाला रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को यूज़ करते ही ये दोनों कैसे हो जाएंगे? कैंसिल, ठीक। और कितना जाएगा? 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस हैज़ ए मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड ऑफ। ये 4 ऑप्शंस थे इसके, और करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6। सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप मोबिलिटी नहीं निकाल पाओगे। क्या फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का? मोबिलिटी इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और E कितना गिवन है इसमें? 3 इंटू 10 टू द पावर -10। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 के बराबर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? These are the 4 options, और जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है फर्स्ट। सोल्यूशन देख लेते हैं, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका एक। तो ये स्फीयर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर है, इसलिए चार्ज इसके सरफेस पर ही होगा। रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर पर मुझे क्या निकालनी है? यहाँ पर सेंटर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल होता है यार इस वाले केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैंडर्ड वैल्यू हम लिखते हैं। चार्ज इसमें गिवन है, R 15 सेंटीमीटर है, यूनिट्स हम प्रॉपरली चेंज कर लेंगे, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो E इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3.2 10 टू द पावर -7 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाता है 1.28 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल नहीं, ये ठीक ठाक क्वेश्चन कह सकते हो। इसमें आपको कुछ रूल्स याद होने चाहिए। दीज आर दी 4 ऑप्शंस,
और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, आंसर है 9.98 मीटर। सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। इसमें हमको 9.99 मीटर हैज़ 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं? 2 हैं केवल। और जो सेकंड डिजिट दिया है 0.0, सेकंड नंबर जो दिया है 0.0099 हैज़ 4 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रूल कहता है वो क्या कहता है? पहले तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 9.99 माइनस 0.099 को, तो कितना आता है? 9.9801, इतना हो गया। अब हम आते हैं जो रूल है सब्ट्रैक्शन और एडिशन का, वो रूल क्या कहता है? रूल कहता है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिमेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कौन से में थे? इसमें थे 9.99 में, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे केवल डेसिमल के बाद। ठीक है, तो हमको जो ये रिजल्ट हमने निकाला है इसमें डेसिमल के बाद केवल 2 ही डिजिट होना चाहिए, 2 प्लेसेस तक ही नंबर डिजिट रखने हैं, इसलिए हमको इसको राउंड ऑफ करना होगा। तो राउंड ऑफ का जो रूल है उसको हम फॉलो करें तो हम 9.98 रखेंगे और 01 को हटा देंगे। तो 9.98, दिस इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Next question. In Young's double slit experiment, if the separation between the coherent sources is halved, separation between the coherent sources is halved, यानी कि small d को आधा कर दिया है, and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, यानी capital D को डबल कर दिया है, then the fringe width becomes, these are the 4 options. Correct option है इसका second 4 times. क्वेश्चन हद से ज़्यादा सिंपल है, हमको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है, b इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। इसमें उन्होंने जो कहा था वो हम कर देते हैं। कैपिटल डी को डबल कर दिया है, स्मॉल डी को हाफ कर दिया है, बी डैश कितना जाता है? 4 बीटा के बराबर। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस। 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is. These are the 4 options. अब ये वो क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जिसमें कि थोड़ी डिबेट हो सकती है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम मोस्ट एप्रोप्रिएट सिंगल ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे, तो उसका आंसर है एडियाबैटिक। क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। इन केस ऑफ फ्री एक्सपांशन डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, ये जो केस है जिसमें एक सिलेंडर पूरी तरह से खाली है और दूसरे वाले सिलेंडर में गैस है, फिर दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इनमें बाहर से ना तो हीट एक्सचेंज हो सकती है, ना ही अंदर से बाहर जा सकती है, ना बाहर से अंदर आ सकती है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए इसमें एक चीज़ तो कंफर्म है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 है, और अगर डेल्टा क्यू 0 है तो एडियाबैटिक होने की तो गारंटी हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब गैस एवैक्यूएटेड सिलेंडर में जाती है तो वहाँ प्रेशर इनिशियली 0 है, तो जब गैस उस सिलेंडर से जिसमें गैस थी उसमें जाती है जहाँ पे गैस थी ही नहीं, यानी कि 0 प्रेशर था, तो हम कहेंगे कि उसमें प्रेशर के अगेंस्ट कुछ वर्क ही नहीं हुआ, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू कितना है? 0 है। तो डेल्टा क्यू 0 हो गया, डेल्टा डब्ल्यू 0 हो गया। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, उसमें हमने डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू रखी तो डेल्टा यू भी 0 आ गया, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 है। तब इससे ऐसा लगता है कि इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, एडियाबैटिक भी हो सकता है और आइसोथर्मल भी हो सकता है, लेकिन हमको सेलेक्ट एक करना है, इसलिए हम इसमें एक ज़बरदस्ती एक ऐसी चीज़ निकालते हैं जिससे कि हम रूल आउट कर पाएँ एक ऑप्शन को। और कौन सा ऑप्शन रूल आउट हो जाता है? आइसोथर्मल वाला। कैसे? हम ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस हुई है उसमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर तो सेम है, इसलिए डेल्टा यू 0 है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हर इंस्टेंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, ऐसी भी कई प्रोसेस होती हैं जिसमें कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, लेकिन बीच में जो है प्रेशर, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है लेकिन बीच में टेम्परेचर चेंज हुआ है। जैसे कि मैं अगर आपको एक यहाँ पे ग्राफ से एक बना के दिखाऊँ एक प्रोसेस, मान लो ये पीवी डायग्राम है, ठीक है, और एक प्रोसेस है जिसको मैं इस स्ट्रेट लाइन से दिखाता हूँ, ए से बी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें जाऊँगा नहीं इनके सोल्यूशन में, नीट के क्वेश्चंस के। अगर आपको तब भी कुछ चीज़ समझनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ये मैंने कहा था। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये वाली जो प्रोसेस है ए बी प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, इस ए बी प्रोसेस में टेम्परेचर, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसमें ये गिवन है कि ए से बी जाने में टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट,
और एक और ऑप्शन है कि कंटिन्यूसली चेंजेस, ठीक है। लेकिन ये वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हम इसमें सेम कर सकते हैं, लेकिन बीच में टेम्परेचर चेंज हुआ है। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है जिसको मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको ये गारंटी नहीं है कि पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। इनिशियल और फाइनल तो सेम है, इसलिए हम ये वाली कंडीशन को, ये वाली सिचुएशन को रूल आउट करते हैं, आइसोथर्मल वाली को। और चूंकि हमको 4 में से केवल एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है सही, इसलिए हम आंसर देते हैं ए, एडियाबैटिक। ऑप्शन 1 देते हैं, एडियाबैटिक, ठीक है। तो मैं इसको नोट भी कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ यहाँ पर। डेल्टा यू इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज 0। नहीं, इसमें गड़बड़ है। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज 0 नहीं, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम. It does not mean temperature remains constant during the whole process. Therefore, most appropriate answer is 1, that is adiabatic. Next question पर आ जाते हैं. The energy equivalent of 0.5 ग्राम of substance is. ये क्वेश्चन भी यार हद से ज़्यादा है, केवल आपसे कैलकुलेशन करवाया है. आइंस्टाइन की इक्वेशन इक्वल टू mc², उसका यूज़ करना है आपको, और वो कह रहे हैं कि 0.5 ग्राम को आप जूल में कन्वर्ट करके दिखाओ. These are the 4 options. और जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है फर्स्ट 4.5 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल. कैसे सॉल्व करेंगे? E इक्वल टू डेल्टा mc², आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाली ये रिलेशन है. डेल्टा m की वैल्यू को मैंने SI यूनिट में कन्वर्ट करके रखा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3. स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है. इसका स्क्वायर करेंगे हम, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया है उसमें, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 16 हो जाएगा. ये वैल्यू उठा के मैंने रख दी यहाँ पर, ठीक है. इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो E इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल आंसर आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द आंसर. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक ढंग के क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा. ये वाला जो आप देख रहे हो, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज इन इट टू ए हाइट h. द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम. देखो इसमें मास क्या है कि h हाइट का जो वाटर है उसका मास कितना है? 5 ग्राम है. अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्स्ड इन वाटर. द मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन द ट्यूब इज. देखो मास पूछा है, हाइट नहीं पूछी है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करके आए थे, उन्होंने कहा हाइट तो सेम ही रहेगी कैपिलरी ट्यूब में, तो हाइट सेम है तो मास भी उन्होंने सेम लिख दिया. लेकिन अगर रेडियस डिफरेंट है और हाइट सेम है तो मास तो डिफरेंट हो जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो डिफरेंट हो गया. खैर 4 ऑप्शन देख लेते हैं इसके. दीज आर दी 4 ऑप्शंस, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड. आंसर है 10 ग्राम. इसका मैं थोड़ा डायग्राम बना के सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा आपको. तो इसमें ये फर्स्ट केस है जिसमें रेडियस है r और कैपिलरी ट्यूब में किसी सर्टेन हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है. ये दूसरा केस है जिसमें कि थिकनेस बढ़ा दी है और उसमें लिक्विड की हाइट थोड़ी डिफरेंट हो गई है. हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी के बराबर, जिसमें थीटा क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है. स्मॉल r जो है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है. मास में लिखता हूँ m2 अपॉन m1 और मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अगर h2 हाइट तक सेकंड केस में लिक्विड चढ़ा है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r2² h2 और रो से मल्टीप्लाई किया तो मास हो गया. सेकंड केस में वॉल्यूम कितना है? पाई r1² h1 और रो. अब मैं इसमें m2 अपॉन m1 को फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है. तो ये कितना जाएगा? m1 इंटू r2 अपॉन r1, ठीक है. m1 इज इक्वल टू कितना हो गया? r2 अपॉन r1 के बराबर. अब इसमें h1 और जो h2 है ना, ये जो h2 है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? 2t cos थीटा अपॉन r रो जी. तो देखो 2t cos थीटा रो और जी तो सभी के लिए सेम है, लेकिन रेडियस कैसी है? डिफरेंट है इनके लिए, ठीक है. तो फाइनली जो रिलेशन बचा वो ये वाला रिलेशन यहाँ पर बचेगा. m2 इक्वल टू m1 r2 अपॉन r1 के बराबर. m1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 5 ग्राम और r2 कितना है? 2 टाइम्स है r1 का, तो ये हो जाएगा 10. करेक्ट आंसर इसका कितना हो गया? 10 ग्राम. करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड. बढ़िया क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल. द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज. 4 ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से. दीज आर दी 4 ऑप्शंस. करेक्ट ऑप्शन है इसका सेकंड, 0.5 मिलीमीटर के बराबर. सोल्यूशन देख लेते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पिच की डेफिनेशन क्या होती है? लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन. पिच कितना हो जाएगा? लीस्ट काउंट इनटू टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएगा.
तो लीस्ट काउंट रखा हमने 0.01, पिच अपॉन डिवीजन 50 रख दिए, सिंप्लीफाई कर दिया, पिच आ गया 0.5 mm, आंसर हो गया सेकंड, आंसर हो गया 0.5 mm, करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल इज, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। दीज आर दी, बहुत सिंपल तो है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में गिनोगे, क्योंकि आपको इसमें कुछ कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। इसका सोल्यूशन मैं ऐसे दूंगा कि आप इसका डायग्राम बना लीजिए। ये जो डायग्राम है, यहाँ से इनपुट कितना दे रहे हैं हम, इनपुट आता है A, तो यहाँ पर हो जाएगा A बार, यहाँ से कितना आया B, तो ये हो जाएगा B बार, इससे जब बाहर निकलता है तो हो जाएगा A बार प्लस B बार का होल बार, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा A डबल बार डॉट B डबल बार, A डबल बार A, B डबल बार B, और ये क्या है, इट इज एंड गेट। और एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है वो कौन सी होती है, फोर्थ वाली। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोटोमिक गैस इज, थर्मल एनर्जी पूछिए मोनोटोमिक गैस के लिए। थर्मल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने एक मोल की पूछी है, एक मॉलिक्यूल की पूछी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 3/2 kBt, 5/2 kBt, 7/2 kBt एंड 1/2 kBt के बराबर। ध्यान दो, जब भी केवल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ रहा है एक्सप्रेशन में, इसका मतलब है कि उन्होंने एक मॉलिक्यूल की पूछी है। अगर 1 मोल की पूछते तो फिर वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की टर्म्स में होता है। करेक्ट आंसर है इसका 3/2 kBt, यानी करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये तो, कि थर्मल एवरेज एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 1 मॉलिक्यूल की 3/2 kT के बराबर मोनोटोमिक गैस के लिए। अच्छा, डायटोमिक गैस के लिए क्या होता है, हालांकि मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, फिर भी बता देता हूँ। अगर डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस में 2 तरह की एनर्जी होती है, एक ट्रांसलेशनल होती है और एक रोटेशनल एनर्जी होती है। मोनोटोमिक गैस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, उसमें केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और मोनोटोमिक गैस में जो काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी होती है, 3, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, ½ kT के बराबर। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हमने पढ़ा हुआ है। तो ध्यान रखिए, इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। मोनोटोमिक गैस में केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। अगर ये डायटोमिक गैस होती तो फिर हम इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी अकाउंट में लेना पड़ता, तब इसका आंसर डिफरेंट हो जाता। फिलहाल इसका आंसर कितना है, 3/2 kBt, और करेक्ट ऑप्शन है 1। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया भी है और गड़बड़ भी है, आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। दीज आर दी 4 ऑप्शंस, और करेक्ट ऑप्शन है इसका थर्ड, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि कंडक्टर के अलावा बाकी सभी जो मटेरियल यानी कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव टू सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बोथ। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the 2 ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from 5 kg particle is nearly at a distance of. ठीक है, these are the 4 options, और करेक्ट आंसर इसका 67 सेंटीमीटर। सोल्यूशन देख लेते हैं। 2 पार्टिकल हैं, एक 5 kg का है, एक 10 kg का है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर है। और मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया RCM = 5 × 0 + 10 × 1 अपॉन 5 + 10 मीटर। सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर कितना आ गया, 67 सेंटीमीटर के बराबर। मुझे लगता है इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, कैसे सॉल्व किया मैंने इसे। देखो, जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए, XCM = वो है m1 x1 + m2 x2 अपॉन m1 + m2 के बराबर। और x1 और x2 क्या है, ये m1 और m2 के x कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स को मेज़र करने के लिए कोई ना कोई ऑरिजिन हमको लेना पड़ेगा। तो मैंने एक पार्टिकल लिया यहाँ पर 5 kg का, और दूसरा पार्टिकल है 10 kg का। ये है 10 kg, ये है 5 kg। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहीं पर बना लिया।
ठीक है, ओरिजिन यहीं पर लिया 5 kg पर, तो 5 kg का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 5 kg का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, और ये डिस्टेंस कितनी गिवन है क्वेश्चन में 1 मीटर। तो जो x2 है यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ 10 kg, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 10 kg वो कितना हो जाएगा 1 मीटर। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ XCM इक्वल टू 5 kg इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 प्लस 10 kg इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 मीटर डिवाइडेड बाई टोटल मास 5 प्लस 10। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो XCM इक्वल टू कितना जाएगा 10/15। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2/3 मीटर के बराबर, क्योंकि ये मीटर में था। और अगर आपको कैलकुलेट करना है इसे सेंटीमीटर में तो 2/3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये कितना जाता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 67 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसके सोल्यूशन का तरीका था। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट एंड करेक्ट आंसर इज 67 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था डिस्कशन नीट 2020 के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का। और इस पूरी प्रोसेस में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं था। मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप कह सकते हो कि थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, बाकी पूरा पेपर बहुत ही आसान था। इसके सोल्यूशन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि 45 क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने थे, तो मैंने एक बार में ही लगातार सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। कॉन्सेप्ट में भी उतना ज़्यादा नहीं घुसा जितना कि मैं IIT-JEE के सोल्यूशन में जाता हूँ। लेकिन आपको करना क्या है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और जैसा कि मैंने कहा है कि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, बाय बाय।